हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी। हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की जो डिस्कशन चल रही है उसका पार्ट आज 7 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 to 6 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो टू। सारी की सारी वीडियोस चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर हम 2015 से लेकर 20 तक जो भी पंजाब एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करते हैं, चाहे फिर वो रीजनिंग सेशन हो, क्वांट हो या फिर जीके हो। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन हमारा जो कि है जीके सेक्शन में से, Who gave the idea of the penny post fast and cheap communication? Here the question is, who has given the idea of the penny post fast and cheap communication? The answer to this particular question is Rowland Hill gave the idea of penny post. Next question is, in 1775, where was the first battle of American Revolution fought when 1,000 British soldiers met the colonial militia? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो पूछ रहे हैं, वो प्लेस का नाम पूछ रहे हैं, वो जगह का नाम पूछ रहे हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन फॉट व्हेन 1,000 ब्रिटिश सोल्जर्स मेट द colonial militia? Answer to this question is Lexington. The answer is Lexington. Option number B is your right answer. अगला है, who wrote the discourse on the original of inequality? Who wrote the discourse of the original of inequality? The answer to this particular question is Jean-Jacques Rousseau. Option number B is your right answer here. Next question is, Pakistan Tehreek-e-Insaf is one of the prominent political parties in Pakistan. Which of the following belongs to the above political party? हमें बताना है, जो हमें ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा बंदा है जो अबव पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। ऑप्शंस आर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। इमरान खान जो है इज द person who belongs to this particular party that belongs to political party Pakistan. Vladimir Ilyich Ulyanov was popularly known as. He was popularly known as Lenin. He was popularly known as Lenin. Next question is, the Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed between which countries? The Treaty of Brest-Litovsk किस कहाँ पे, ये किसके किसके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई पड़ी थी, वो ये पूछ रहे हैं। एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रशिया एंड द सेंट्रल पार्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू अस इज, name the two German representatives who were forced to append their signatures on the Treaty of Versailles in 1919. इस क्वेश्चन मतलब यू हैव टू फाइंड अ क्वेश्चन इन अनदर क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे अब क्वेश्चन आ सकता था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कब हुई थी, इन 1919। एक क्वेश्चन यहाँ से ये फॉर्म हो रहा है और दूसरा तो है ही है कि हमें नाम देना है उन दो जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स का जिनको फोर्स किया गया था फॉर द सिग्नेचर कब, ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इन 1919। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज मुलर एंड बेल। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेशन बर्बरोसा वाज कोड नेम ऑफ इन्वेजन ऑन विच कंट्री? हमें बताना है कि ये ऑपरेशन बर्बरोसा जो था वाज द कोड नेम फॉर द इन्वेजन ऑन विच कंट्री? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यूएसएसआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात ये है कि ऐसे जो ये क्वेश्चंस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे तीनों के तीनों सेक्शन में एटलीस्ट 2 बार तो आ रखे हैं किसी ना किसी पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब क्वेश्चन जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि ऑपरेशन बर्बरोसा जो कोड नेम है वो कौन सी कंट्री का था, कौन सी कंट्री का था ये। यहाँ पे हमने आंसर मार्क करा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। अगला अब हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरप्पन सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ, जो हरप्पन सील्स थी दे वर मेड मोस्टली ऑफ विच थिंग? दे वर मेड ऑफ स्टेटाइट। क्या था? दे वर मेड ऑफ स्टेटाइट, STATITE,
ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले 2 बार, और ये एक बार पंजाब के पेपर में देखा गया और एक बार एसएससी में भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लीडर ऑफ जैन गाना वाज नोन एज, द लीडर ऑफ जैन गाना वाज नोन एज, ही वाज नोन एज गनाधर, not Ganpati, not Gararaj, not Ganak, he was known as Ganadhar. Next question here with us is, Ibn Battuta, the famous Muslim explorer who came to India during the times of Muhammad bin Tughlaq, belonged to which country? This man who came during the times of Muhammad bin Tughlaq, he belonged to which country? He belonged to Morocco. He belonged to which country? He belonged to option number D, Morocco. Who was the Persian appointed by Ashoka to administer the Western province? Who was the Persian who appointed by Ashoka to administer the Western province? The answer to this question is Tusapa. T-U-S-A-P-A. Option number A is your right answer here. Agla jo question है that is, Kuwar Singh was the leader of revolt of 1857 in which of the following states? In Bihar. Kuwar Singh was related to Bihar, and Kuwar Singh was the leader of revolt 1857. Next, here we start with our reasoning session. ये जितने भी क्वेश्चंस हम जीके में डिस्कस करते हैं, ट्राई टू मेक अ हैबिट कि आप इन सारे क्वेश्चंस की एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना लें, जैसे जीके एक तरफ, रीजनिंग एक तरफ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक तरफ, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस जितने भी हम इन प्रीवियस ईयर पेपर की कर रहे हैं डिस्कशन, वो नोट करते जाएं, ताकि ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आपके पास एग्जाम बिल्कुल पॉइंट पे है, तो आप इन क्वेश्चंस को रीड कर लें एंड में, क्योंकि पूरी पूरी बुक्स एंड में रीड करने का टाइम लगता नहीं है। चलिए, उसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग के साथ। तो 6 और 42 का क्या रिलेशन है? 6 इंटू 7 इज 6 7 ज़र होता है 42। उसी तरीके से अब हम चेक करेंगे कि 2 9 4 का और 42 का क्या लिंक है। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 21 1 4 7, इधर ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 21 पे, अगेन ये जाएगा हमारा 7 पे। तो ये सारा इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करके हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये भी इंटू 7 हो रहा है, ये भी इंटू 7 हो रहा है। तो अब हम करेंगे 14406 को इंटू अगेन 7, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 42 28 82 100842, which is option number A 10842 is your right answer here. अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे 20 33 50 69 92 और आगे है क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, आ जाएगा 30, इन दोनों का चेक करेंगे 17, फिर 19, और फिर जब इसका हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 23। तो व्हाट इज द लिंक बिटवीन नाउ दीज थ्री? अगर हम गए +2 +4 +2 +4 +2 से 25 आएगा, वो नहीं चल रहा है वैसे हमारा। दूसरी चीज जो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, मतलब उनका जो मल्टीपल होता है एक 1 होता है और वो खुद होता है। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखे 13 17 19 23, 23 के बाद 24 भी आता है 2 के टेबल में। इवन नंबर तो हो नहीं सकता ना, तो 25 देखेंगे, 25 5 के टेबल में आता है, 27 भी 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 29 ऐसा नंबर है जो नहीं आता, तो 29 को जब हम 92 में ऐड करेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 to 1, which is option number E. Option number E is 1 to 1 and this one is our right answer here. उसके अलावा अगर हमारे को एक ये ऑप्शन गिवन होती यहाँ पे, ऑप्शन नंबर A B C D and E। अब देखिए यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा था +4 +2 +4 +2, अगर हम मैं इसके अंदर +2 करती है 25 बनता, और जब मैं 25 को इसके अंदर ऐड करती तो यहाँ पे ये जो आंसर आता मेरे पास आता है ये 117 भी ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर बी कैन ऑल्सो बी योर राइट आंसर। द पॉइंट इज बी होगा या ई होगा, वहां पे दोनों में से कोई भी एक ही चीज गिवन होगी। यहाँ पे मैंने आपको बी और ई वाली ऑप्शन दोनों में इसलिए दिया ताकि मैं आपको दोनों तरीके एक्सप्लेन कर पाऊँ। अदरवाइज वहां पे या तो 117 ऑप्शन होगा या 1 to 1 ही ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शंस नहीं आ सकते बिकॉज यहाँ पे वो दोनों केसेस लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब हमें एक ये चीज गिवन है, P इज स्मॉलर देन इक्वल टू V विच इज स्मॉलर देन S। जहां पे भी इक्वल टू का साइन रहेगा ट्राई करिएगा वहां स्लैश से उसको चेंज करके G विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू R विच इज ग्रेटर देन E। अब ये चीज है हमारे पास, पहले
ऐसे क्वेश्चंस में ये मत करो आप Q इज ग्रेटर देन P को ढूंढो, आप Q और P का लिंक देखो, P इधर है, Q इधर है, ये आ गया स्मॉलर देन, ये आ गया स्मॉलर देन, ये आ गया ग्रेटर देन। याद रखिएगा, तो पहली बात तो ये गलती हो गया। वैसे आपको मैं एक ट्रिक या टिप कुछ भी ले लीजिए, ये कंसेप्चुअल है वैसे तो इनइक्वालिटी के चैप्टर का। जब भी साइंस ऐसे हैं तो रिलेशन निकल सकता है, ऐसे हैं तो निकल सकता है, ऐसे हैं तो भी निकल सकता है, ऐसे होंगे तो भी, सिमिलरली ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से निकल सकते हैं। बट अगर साइंस हो गए ऑपोजिट इन एनी केस, इधर दिस और दिस, फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी ये चीजें हो जाएंगी तो नो रिलेशन बनेगा दोनों केसेस में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी नो रिलेशन बन चुका है। अगला है एस और आर का। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आपका आएगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन है, देखेंगे इसको। अगला देखते हैं वी और आर। वी यहाँ है, आर यहाँ है। अब हमने फिर देखा यहाँ पे ये साइन आ गया और यहाँ पे ये साइन आ गया, मतलब अगेन देयर इज नो रिलेशनशिप। एस और ई, एस और ई देखेंगे। अब यहाँ पे एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q is greater than equal to R which is greater than E। तो यहाँ पे अब S और E का क्या लिंक है, S is greater than E, ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम आगे चेक करेंगे P और R को, यहाँ पे ऑपोजिट आ गए साइंस तो नो रिलेशन। अब देखिए B में हमें चाहिए था S is greater than और equal to R, पर हमें गिवन था is सिर्फ ग्रेटर देन, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी विच इज S is greater than E इज योर राइट आंसर, यहाँ से हमने डिराइव किया। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन गिवन है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क सो दैट ई इज ग्रेटर देन डी इज डेफिनेटली ट्रू। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो हमें ये चीज गिवन है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा कि ई और डी का ये रिश्ता बने। तो हम लिखेंगे सी बी ए डी जी क्वेश्चन मार्क एफ एंड ई, ये चीज हमें गिवन है। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमें शो करना है ये ई यहाँ है, ई यहाँ है और डी यहाँ है। हमें इन दोनों का सिर्फ यहाँ तक चेक करना है कि हमारा जो रिश्ता बने वो ई का क्या बने, ई इज ग्रेटर देन डी। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू, अगर मैं यहाँ इक्वल टू डाल दूंगी तो ये जो साइंस है ग्रेटर देन इक्वल टू के दोनों जगह पे ये क्या रिजल्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए। अगला जो साइन है वो है, हमें क्वेश्चन में डी जी के बीच में ये है, उसके बाद ये साइन डाल के ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी थी, यहाँ से नो रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, डी इज स्मॉलर देन इक्वल टू जी विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू एफ विच इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई। यहाँ पे हमें दिख रहा है तीनों साइन एक जैसे हैं तो आंसर भी यही आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखेंगे डी इज ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू जी, और यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूज कर रहे हैं ये, एंड फिर एफ और फिर ये। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे साइन क्या बनेगा, डी इज स्मॉलर देन ई विच मीन्स ई इज ग्रेटर देन डी इज डेफिनेटली ट्रू इन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज बटर इज रिटन एज दिस, बटर is written as CVQUFS and bread is written as CSFBE। तो हमें बताना है हम कॉफी को क्या बोलेंगे। देखिए इधर अब हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे हम या तो इनकी कोडिंग चेक करेंगे। जब हम इनकी कोडिंग चेक करेंगे तो हमें दिख रहा है ये +1 हर जगह +1 हो रहा है, क्योंकि B का 2 होता है, C का 3 होता है, U का 21 होता है, V का 22 होता है, T का अगेन क्या होता है 20, यहाँ पे 21, तो ये +1 चल रहा है। अब हम फिर इसी हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिख देंगे सबके। C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, F आता है 6 पे, फिर से 6 पे और फिर 5 पे और फिर 5 पे। ये हमारा बेसिकली जो चैप्टर चल रहा है ना, ये चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको A to Z के सबके नंबरिंग याद हो। अगर आपको नंबरिंग याद है तो इस चैप्टर को हार्डली, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट लगेगा हार्डली। बट अगर आपको ये कोड्स नहीं याद, आप लिंक बनाते रह जाएंगे तो 2 से 3 मिनट कहीं नहीं गए, विच इज अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू सी एज पर द एग्जामिनेशन। चलिए
अब यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे आएगा 4, फिर 16, फिर 7, फिर 7, फिर 6 और 6। 4 पे क्या आएगा? D। 16 पे क्या आएगा हमारा? P। 7 पे G, फिर G, फिर F, फिर F। अब हम चेक करेंगे D P G G F F। D P G G F F is option number 1 which is your right answer, absolutely right answer है ये। अगला देखेंगे क्वेश्चन, B is D's mother। ये हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर आ जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बेसिक सी अभी बात बता रही हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगी। प्लस यूज करूंगी मैं मेल के लिए, माइनस यूज करूंगी मैं फीमेल के लिए। इधर मैं ये जो साइन यूज करूंगी सिंगल एरो वाला, ये मैं करूंगी सिबलिंग रिलेशन के लिए। सिबलिंग रिलेशन कौन सा होता है? भाई बहन वाला। और अगर मैं डबल एरो यूज करूंगी तो वो मैं करूंगी स्पाउस के लिए। स्पाउस क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अब मुझे गिवन है कि जो बी है वो डी की मदर है। जो बी है वो डी की मदर है, मतलब जनरेशन बी की पहले होगी तो हमने जनरेशन ऊपर बी को बना दी। बी इज डीज मदर। बी जो है वो मदर है, मतलब वो फीमेल है। अगला है सी इज डीज ब्रदर। डी का जो ब्रदर है वो कौन है? सी। उसके बाद है एच इज ईज डॉटर। एच जो है वो ई की क्या है? डॉटर है। उसके बाद देखो, एच इज ईज डॉटर हुज वाइफ इज डी। ई की डॉटर है एच, एच इज ईज डॉटर। एच जो है वो ई की बेटी है जो कि वाइफ ऑफ डी है। मतलब ई की डॉटर एच है ना, अब ये कौन है? ये है वाइफ ऑफ डी। अगर ये वाइफ ऑफ डी है तो ऑब्वियसली डी क्या होगा? हस्बैंड होगा। अब हमने देखा यहाँ पे टी कॉमन है, यहाँ पे टी कॉमन है। अब हम क्या करेंगे? इसको सिमिलर यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे कैसे? इधर हमारे पास बी था डी के ऊपर, और इधर डी के साथ डी की हमने डी का ब्रदर बनाया था सी। वो पूछ रहे हैं हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। अब देखिए, सी का ब्रदर था, ब्रदर की वाइफ थी, मतलब ये उसकी क्या लगी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ के जो फादर या मदर, देखिए ना यहाँ पे, अब हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ये तो पता चल गया कि जो रिलेशन है वो क्या है, कि ब्रदर की जो वाइफ है उसके फादर, तो वो क्या लगेंगे? अंकल लगेंगे वो। ठीक है। अगर यहाँ पे साइन हमें गिवन होता फॉर एग्जांपल फीमेल का तो वो आंट लगते, बट हमें यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस किस चीज के गिवन है? मेल के। और हमें यहाँ पे ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नहीं गिवन कि हम यहाँ पे इनको फीमेल जो ले लें। ठीक है। तो हमें ई का कुछ नहीं पता, सारे क्वेश्चन में मेल गिवन है, इसलिए हम उसको अंकल मार्क कर देंगे। अगर यहाँ पे फीमेल होती तो हम उसको आंट मार्क कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर से ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज ओल्डर देन बी। ए जो है वो बी से ओल्डर है, तो ए ऊपर बी नीचे। बट यंगर देन सी। बट ए जो है वो यंगर है सी से। डी इज यंगर देन ई। जो डी है वो ई से क्या है? यंगर है। बट जो डी है वो ओल्डर देन ए है। उसके बाद है इफ सी इज यंगर देन डी। अब सुनो एक बात, यहाँ पे हमें दिख गया ए इधर कॉमन है, ए इधर कॉमन है। अब पता नहीं ना, ई डी मैं यहाँ पे बना दूं या फिर मैं डी यहाँ बना दूं या फिर मैं ई इधर बना दूं, गड़बड़ हो जाएगी। तो जो हमें पहले चीज हमने फाइंड की थी वो ये थी, दूसरी चीज ये है। ये दोनों चीजें गिवन है। एक और चीज के गिवन है, सी इज यंगर देन डी। डी से नीचे आएगा सी। अब समझो, एक हमें ये 3 चीजें गिवन है। अब मैंने पहली स्टेटमेंट कर दी ये वाली। अगली चीज मुझे पता है कि ये वाली चीज को यूज कर दी हूँ, सी आएगा यहाँ पे। उसके बाद पता है सी आएगा ए से ऊपर और बी आएगा ए से नीचे। और उसके बाद हमें एक और जो चीज पता है वो क्या गिवन है, कि हमने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया और हमने ये भी यूज कर लिया। अब हम देखेंगे हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। ई इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? बेसिकली ये 1 नंबर 1 लीनियर में कह सकते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया पजल एक तरीके का। इसको सॉल्व करना है आपको, पहले सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आपको ड्रॉ करना है। वो सारे के सारे हिंट्स को, इंफॉर्मेशन को जब आपने ड्रॉ कर लिया होगा तो एक एक करके उठा के उनको आपने एक सिंगल इंफॉर्मेशन, सिंगल तरीके से इसको कंबाइन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, अगर हम अराउंड को ऐसे लिख रहे हैं, अराउंड को लिख रहे हैं RAUODN, तो मैं ग्राउंड को कैसे लिखूंगी? अब पहले मैं अराउंड का इसके साथ लिंक देखूंगी क्या है।
ए यहाँ है और ए यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, यू यहाँ है, यू यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एन यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पे भी, और डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब मैं यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी, जी यहाँ, आर यहाँ, ओ यहाँ, यू यहाँ, एन यहाँ और फिर डी यहाँ। अब मैं ऑप्शन देखूंगी आर जी ओ, आर जी यू ओ डी एन, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हमें, के टी इज रिटन एज 2011, जी एल विल बी रिटन एज व्हाट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपकी 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है एंड 4th है ये। इग्नोर दिस, ठीक है। चलिए, अब हमें पता है के का नंबर 11 होता है, टी का 20 होता है, तो इन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे ये लिख दिया, फिर यहाँ ये लिख दिया। अब हम चेक करेंगे, जी का नंबर 7 होता है, एल का नंबर 12 होता है, तो हम 12 लिखेंगे यहाँ, 7 लिखेंगे यहाँ। सिमिलर वही पैटर्न यूज करेंगे जो क्वेश्चन में यूज किया है, और हम देखेंगे 12 और 7 कहाँ है आंसर में, वो 4th ऑप्शन में, 12 और 7। बहुत सिंपल रहते हैं क्वेश्चंस। द पॉइंट इज, अगर आपको इनके नंबर याद रहेंगे तो सॉल्व करना बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर नंबर नहीं याद रहेंगे तो थोड़ी बहुत ही गड़बड़ पेपर में हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर x स्टैंड करता है माइनस के लिए, डिवाइड ये मल्टीप्लाई स्टैंड करता है माइनस के लिए, डिवीजन स्टैंड करता है प्लस के लिए, प्लस स्टैंड करता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखिए 16 into 5 आर इन अ ब्रैकेट divided by 5 plus 3 will be equal to what? ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में पहले जो गिवन है हमें वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को चेंज करके माइनस का कर दो, डिवाइड के साइन को चेंज करके प्लस का कर दो, और प्लस के साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का कर दो, और फिर बताओ आंसर क्या आएगा। ये बेसिकली रीजनिंग में है क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज चेंज करनी है, अदरवाइज ये क्वांट का सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें बोर्ड मास यूज करना होता है। बोर्ड मास क्या होता है, बी की वैल्यू होती है, बी का क्या होता है फुल फॉर्म, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मतलब इसका ये कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो और फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 16 में से जब 5 जाएंगे तो 11 आंसर आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 3। अब हमें पता है पहले डिवीजन करनी थी, डिवीजन यहाँ है नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी थी, तो 11 प्लस जब मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 3 बिकम्स 15। और अब हमारे पास रह ही जब एडिशन गया, तो जब हम 11 प्लस 15 करेंगे 26 आंसर आ जाएगा, विच इज हेयर ऑप्शन नंबर 4th। सो ऑप्शन नंबर 4th इज योर राइट आंसर हेयर। ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में पहली चीज क्या करनी है, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है उनको हम चेंज कर देंगे, उसके बाद हमें बोर्ड मास ही लगाना है। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें ऑड वन आउट निकालना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो ये 441, 484, जब आप इन सबको देखोगे ना, इफ यू आर वेरी मच क्लियर विद द स्क्वायर थिंग कि स्क्वायर्स आपको याद होंगे, तो आपको यहाँ पे देख के कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। मेक श्योर अगर आपने स्क्वायर्स नहीं किए तो आप 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स याद कर लें, और क्यूब्स जो हैं वो 1 से लेके 20 तक याद कर लें। बिल्कुल मुश्किल नहीं है इनको याद करना, बट अगर आपको ये याद रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा करने में। अगर आपको ये स्क्वायर्स वगैरह नहीं आते तो आप यहाँ पे इनमें से सब्ट्रैक्शन करते रहोगे, कुछ भी लिंक ढूंढते रहोगे, कुछ भी नहीं बनेगा रिजल्ट। बट अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं, आपको दिख जाएगा ये 21 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आना था 576 जो कि 24 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4th जो है वो आपकी ऑड वन आउट है, वो आपकी रॉन्ग ऑप्शन है। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ पे। इफ सुरेश बोरोस, यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है। इफ सुरेश बोरोस 36,000 फ्रॉम महेश एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें बताना है एट द एंड ऑफ 4 years हाउ मच इंटरेस्ट सुरेश हैज टू पे अलोंग विद द प्रिंसिपल अमाउंट।
तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पहली चीज ये होती है। दूसरी चीज क्या बता रही हूँ मैं आपको कि अमाउंट का मतलब क्या होता है। अमाउंट का जो मतलब होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है, जिस अमाउंट पे हम पैसा देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें इंटरेस्ट पे रेट पड़ेगा। टी क्या होता है, टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए हम वो अमाउंट को दे रहे हैं प्रिंसिपल को। उसके बाद अमाउंट क्या बनेगा, जो भी इंटरेस्ट हमें पे करना है साथ में प्रिंसिपल, जब दोनों को ऐड कर देंगे वो अमाउंट बन जाएगा। और इन्होंने क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा है कि बताओ इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल कितनी अमाउंट उसको पे करनी है। तो पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें पता है 36,000 गिवन है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% गिवन है और 4 साल का टाइम गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो कट जाएंगे 2 जीरो के साथ। 6 4 24 और 24 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 864 और एक जीरो पेंडिंग था वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें बताना है कि उसको वो वापस कितनी अमाउंट करेगा। अब हम इसको चेक करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर जीरो भी लिख दी, वो भी हो गया। उसके बाद अब हमारे पास 30 क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ 4 years हाउ मच इंटरेस्ट सुरेश हैज टू पे अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। तो उसको जो है वो इतनी अमाउंट पे करनी है। 0 4 6 4 1 4 4 6 4 0। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन किसी और क्वेश्चन की गिवन है आपको। तो दिस इज योर राइट आंसर। यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था और उन्होंने पूछा था टुगेदर अमाउंट कितनी मिलेगी, विच इज 44640। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। 3 1/4 इंटू अप्रोक्सीमेशन बेसिस है ये। तो हमें पता है यहाँ पे अगर हमें 5 के बाद कुछ गिवन होता है तो हम उसको नेक्स्ट वैल्यू में करते हैं, विच इज 600 माइनस 85 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स। हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 3 4 12 क्या हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 1 इज 13/4 इंटू 600 माइनस 85 इंटू 11। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, जब भी किसी चीज को हमें 11 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं। एक तो वही हमारा मेथड है जो करते हैं, वही लॉन्ग मेथड। एक है कि 85 को 11 से करना है ना, जिस चीज को 11 से करना है ना उसको यहाँ पे एक बार पूरा लिख दो, उसके बाद एक डॉट लगा के उसको फिर से वही का वही लिख दो, मतलब एक डॉट लगाई यहाँ पे और फिर लिख दिया। अब इसको ऐड कर दो, 5 3 1 9 3 5 इज योर आंसर। मल्टीप्लिकेशन इसको लॉन्ग मेथड से करके देख लेना, यही आंसर आएगा आपका। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 300 और फिर 150। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 150 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1950 माइनस 935। 935 इसको सॉल्व किया ना हमने अभी। तो जब हम इसको देखेंगे यहाँ पे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1950 माइनस 935। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1015 which is option number C is your right answer here, option number C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ पे। 8 माइनस 4 2 इज इक्वल टू x माइनस, इसको हम 10 ले लेंगे बिकॉज 9 के बाद 0.9 है, इनटू 6 कर लेंगे बिकॉज 5 के बाद 0.7 है। 0.4 तक हम पिछली वैल्यू में प्रेफर करते हैं लेना और 0.5 के बाद हम अगली वैल्यू में। पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर अब खोलेंगे तो 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60। तो जब हम यहाँ पे x को इधर रखेंगे और इधर हमारा 60 उधर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास जो आएगा दैट इज 68। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे एज पर द आंसर, यहाँ पे आंसर्स नहीं गिवन। बट आप एक बार देख लीजिएगा कैसे हमने क्या किया, 8 में से 4 को माइनस किया, 4 वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमने 2 को यहीं पे पुट कर लिया, उसके बाद x माइनस करके 10 इंटू ये करेंगे, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इंटू 2 करके यहाँ 8 आएगा, इधर 60 आ जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अगर हमें इसका मैक्सिमम नियर बाय वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरवाइज आंसर आ रहा है 68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें करना है वो है, Sanjay gets 72% marks in examination if these are 864।
अब बेसिकली हमें 72% की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 864। हमें बताना है 100% की वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स। 100% परसेंट अपने आप में ही उसका 100 मतलब होता है, और वो कह रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर 76 की वैल्यू ये है तो हमें 72 की वैल्यू ये है तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 432, उसके बाद ये जाएगा ये 432 हो गया था, और यहाँ पे ये जो हो गया था ये हो गया था हमारे पास 72, 3 और 6, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे ये आ जाएगा 216। उसके बाद यहाँ पे ये जाएगा 3 पे, और यहाँ पे ये जाएगा 36 पे, और उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे 12 पे। तो now 12 into 100 results into 1200 as your answer, which is option number D. तो option number D is your right answer here. अगला है 1/6 ऑफ हाफ ऑफ। ऑफ का मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 25। तो हमें बताना है ऑफ अ नंबर इज 25। देखिए ऑफ अ नंबर, उस नंबर को हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। क्या है ये सब, ये है 25। तो हमें बताना है अब इस x का 30% कितना होगा। बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है 3/10x की वैल्यू। तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर 3/10x कर देंगे। यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 3 2s are 6, और ये हो जाएगा 2 2s are 4, 4 4s are 16। तो 25 into 16, आंसर क्या आएगा 400। x की वैल्यू आ गई 400, और यहाँ पे हमें पता है 3/10x की वैल्यू चाहिए थी। 3/10 इंटू कर देंगे 400, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 120। 120 इज योर राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी है। अगला है मॉली हैड $36 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑफ द मनी शी टुक फॉर शॉपिंग। उसके पास $3600 बचे हैं जब उसने 40% स्पेंड कर दिया। मतलब उसके पास कितने परसेंट बचा, उसके पास अब 60% बचा। अगर परसेंटेज में उसके पास 60% बचा है तो उसके पास डॉलर में 3600 बचा है। अब बताना है वो टोटल मनी लेके कितनी गई थी अपने साथ। यहाँ पे बेसिकली हमें 60% की वैल्यू 3600 की वन है, और हमने जैसे पहला क्वेश्चन किया यहाँ पे कि अगर 60 की वैल्यू ये है तो हमें बताना है वो अपने पास साथ पैसे कितने लेके गई थी, 100% लेके गई थी। अब सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 जो है पेमेंट उसके पास थी वो लेके गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर है। अगला है वसवी spends 50% of her monthly income on grocery, clothes and education in this ratio। ठीक है, उसके बाद है if grocery, clothes and education 8, 4 और 10, if the amount spent on clothes is 2770, तो उसके पास उसकी मंथली इनकम बताएंगे हम। अब देखिए पहले हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्लोथिंग की वैल्यू पता चल गई। बेसिकली हमें यहाँ से पता चल गया कि 4 की 4x, इन सबको हम x ले लेते हैं। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो 4x की वैल्यू है वो क्या है 2770। यहाँ से हमें मिल गई 4 की वैल्यू। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1385, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 692.5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें पता है कि इन सबका जब हम टोटल कर देंगे ना तो आ जाएगा 22x, और ये जो 22x है ना ये 50% ऑफ द इनकम है, क्योंकि उसने बोला 50% वो स्पेंड कर रहा है, कर रही है या कर रहा है व्हाटएवर। अब हमें बतानी है 100% की वैल्यू। तो देखिए 22 को हम पहले x के साथ करेंगे, विच इज 22 इंटू 692.5। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 0.523515। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये, और उसके बाद जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो हमें उसके बाद क्या देखना है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ये किस चीज की वैल्यू आई थी, ये आई थी 4x की वैल्यू।
अगर 4x की वैल्यू ये आई तो हमने यहाँ से क्या किया 12x और 10x 22x बनता है, हमने 22 को कर दिया इंटू x। जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब बताना था हमें कि अगर उसने जो अमाउंट इतनी स्पेंड कर दी 22 की वैल्यू हमारे पास आ गई 15,000 और ये, अब हमें ये बताना है कि जब हम इसको ये 50% है, अगर हमें 100 की वैल्यू चाहिए मतलब हम इसको क्या करेंगे इंटू 2 कर देंगे। जब हम इसको इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,235 को जब हम करेंगे इंटू 2 जो आंसर आएगा वो आएगा 30470 विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द एवरेज प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स इज। हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास। एवरेज का जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है द एवरेज प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स इज 15। हमें यहाँ पे सम निकालना है, तो जब यहाँ पे ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा सम आ जाएगा ऑफ 12 नोटबुक्स एज 180 बिकॉज 15 इंटू 12 इज 180। while the average books of price of 10 of these notebooks is 10। ये जो notebooks हैं इनका average price ये है, मतलब sum of 10 is equal to 130, 13 into 10। the remaining two books of the remaining two books because ये देखो 13 यहाँ होगी बुक्स 15 यहाँ होगी, अभी दो बुक्स रहती है ना क्योंकि यहाँ 13 की बात हो रही है तो 13 में दो रहती हैं, ऐड करेंगे तभी 15 बनेंगे। ये जो दो बुक्स रहती हैं इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज 50% मोर देन दी अदर, कहने का मतलब है एक बुक है ए, एक बुक है बी। वो कह रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज 50% मोर देन अदर, परसेंटेज की पूरी वैल्यू 100 होती है और वो कह रहे हैं 50% ज्यादा है एक की वैल्यू, मतलब अगर एक 100 है तो दूसरा 150 है। दिस इज 100 दिस इज 150। अब इसकी रेशियो निकाल लेंगे, 50 के टेबल पे 2 पे जाता है, 50 के टेबल पे 3 पे जाता है, 2:3 आ गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब जो दो बचे हैं वो इतना है, तो हमें बताना है प्राइस ऑफ दीज नोटबुक्स। ये सम आ गया था 15 बुक्स का, सॉरी 12 बुक्स का, ये एवरेज गिवन है, ये 10 बुक्स थी, ये 12 बुक्स थी, सॉरी पहले मैंने 13 और 15 बोला इसको। ये यहाँ पे 12 बुक्स का हिसाब है, यहाँ पे 10 बुक्स का हिसाब है, तो जब हमने इसमें से ये 10 बुक्स 12 में से माइनस करी हमारे पास आंसर आ गया 50। अब ये 50 क्या है, ये सम ऑफ द रिमेनिंग टू बुक्स है, 50 हो गया। अब ए एक बुक थी, बी दूसरी बुक थी, इनका सम आ गया 50। ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 3x है, इज इक्वल टू 50 हमने यहीं पे ही निकाला। 5x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। मतलब क्या बना यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई 10 और हमने यहाँ पे बनाया था एक 2x है एक 3x है, मतलब 2x 3x 2 इंटू 10 इज 20, 3 इंटू 10 इज 30। क्या आंसर आ गया आपका 20 एंड 30 वैल्यूज हैं बुक की, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगर आप इसको करना चाहते, यहाँ पे जब आपके पास 50 आ गया था उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना था, लैक ऑफ टाइम होता है कभी पेपर में, कुछ भी चीज हो सकती है, तो आप क्या कर सकते थे, आपको रेट पता चल गया दोनों नोटबुक्स का मिला के 50 है, आप ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पे टोटल बन रहा है 38, यहाँ पे बन रहा है 26 और यहाँ पे बन रहा है 32। ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे बन रहा है 50 और 50 ही जो वैल्यू है हमारी दो बुक्स की आई है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। विद दिस हमने आज का ये जो सेक्शन था खत्म कर लिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और प्रीवियस ईयर 7 का हमने यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन चल रहा था वो भी ओवर कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम की जब हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 8 की। थैंक यू सो मच।